तो बच्चों पहली हेडिंग हुई काइनेटिक्स में डिफाइन काइनेटिक्स। डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये वो ब्रांच है जो डील करती है रेट से। इसका लेना देना स्पीड से है, कोई लेना देना हीट से नहीं है। दूसरा पॉइंट आया इस चैप्टर में आपका काइनेटिक्स का किन फैक्टर्स पे, या बेसिकली डिफाइन काइनेटिक्स में आ गया था रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट। तो रेट क्या है? दूसरा पॉइंट रेट। रेट के लिए आपको याद रखना है एक तो डेफिनेशन रेट, डिफाइन रेट क्या था, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। फिर टाइप्स ऑफ रेट क्या थे, एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट। फिर रेट के बारे में आपने पढ़ा यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। फिर आया रेट का एक्सप्रेशन कि अगर आपको दो या पूरी रिएक्शन दे रखी है और इंटरचेंजिंग मतलब एक दूसरे के टर्म्स में रेट बताना है तो कैसे बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद रेट पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। फैक्टर्स यानी रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होता है, याद आ गया होगा। रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट नोटिस क्या करना था, सॉलिड। ध्यान रखना सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए रेट एक्टिव मास पर क्योंकि डिपेंड कर रहा है तो सॉलिड का रेट कांस्टेंट है। गुड। दूसरा पॉइंट प्रेशर। बेटा प्रेशर के लिए आपको याद रखना है गैसेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए रेट प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये जनरलाइज नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रेशर का कोई लेना देना नहीं। सेकंड फैक्टर हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 99.9% रिएक्शन में बढ़ता है, क्योंकि वो रिएक्शन जो पहले नहीं चल पा रही थी, जिन्हें एक्टिवेशन से कम एनर्जी मिल रही थी, उन्हें टेम्परेचर मिलने से हेल्प मिल गई, अब ये रिएक्शन फास्ट हो गई। क्लियर है बच्चों? तो बेटा क्या ध्यान रखना है ना, टेम्परेचर वाले भी फैक्टर में ना क्वेश्चन पढ़ लेना, बाई चांस बायोलॉजिकल रिएक्शन दे दी, जो बायो वाले हैं वो बहुत जल्दी समझते हैं इस बात को। बायोलॉजिकल रिएक्शन, भैया बायोलॉजिकल हमारे बॉडी में सही टेम्परेचर पे चलेगी, बॉडी टेम्परेचर नियरली 30 डिग्री के आसपास है, इस पे ही कायदे से चलेगी। उसने कहा बायोलॉजिकल रिएक्शन है, 10 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, बताओ रेट कितना चेंज होगा। तो बच्चों अगर बायोलॉजिकल रिएक्शन है और 10 से 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो पहले रेट बढ़ेगा फिर घटेगा। इट इज अ कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री टेम्परेचर तक रेट मैक्सिमम होगा और शुरू में 10 से 30 ये रेट बढ़ रहा है और 30 to 50 भी उन्होंने आगे के टेम्परेचर कहा है, रेट कम हो रहा है। एनी डाउट? इसके बाद आपने कैटलिस्ट पढ़ लिया। कैटलिस्ट के लिए भी मैंने आपको कल ये बताया होगा कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो रेट बढ़ेगा, और अगर बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो रेट कम हो गया। बेसिकली रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मोर द एक्टिवेशन एनर्जी, लेस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ओरिएंटेशन था, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा रेट ज्यादा है। ओरिएंटेशन मींस कोलिजन होता है, जितना प्रॉपर 3 डायमेंशन स्पेस में कोलिजन प्रॉपरली होगा तो रेट ज्यादा, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो रेट कम। ओरिएंटेशन के अलावा फैक्टर था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में चलना चाहती हैं तो इट इज अ कॉमन सेंस, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी रेट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम रेट कम। नेक्स्ट फैक्टर आफ्टर फोटो दिस वन इज नेचर एंड सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रिएक्शन फास्ट होंगी। द सिंपल रीजन इज कि सॉलिड के केस में स्पेशली रिएक्शन सरफेस पे होती है, तो एरिया ज्यादा होने पे हर तरफ से रिएक्शन हो जाएगी, और लिक्विड या गैसेस के लिए इसमें कोई खास वो नहीं है, ऑलरेडी एरिया से रिलेटेड है वो। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर। आयनिक है, कोवेलेंट है, तो आयनिक रिएक्शन आज भी दिखाया था आपको स्लाइड्स में। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट व्हाइल कोवेलेंट रिएक्शंस आर लिटिल बिट स्लो इसके मुकाबले। क्यों? बेटा कोवेलेंट रिएक्शन में फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स, पहले बॉन्ड टूटेंगे देन न्यू बॉन्ड्स गोइंग टू बी फॉर्म, इसलिए कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होती है। व्हाई आयनिक आर फास्ट? आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, दे ओनली नीड टू रीअरेंज। आयंस पहले से बने होते हैं, बनाने नहीं होते, दैट्स द रीजन आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। यहां तक अब हमारा हो चुका है। नाउ आज की पढ़ाई। बच्चों आज जो हमें पढ़ना है बेसिकली दैट इज रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट?
कांस्टेंट। बेटा इसका ही नाम है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट या इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेट। ठीक है, तो अगर हम इस वर्ड पे फोकस करें तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक। द स्पेसिफिक वर्ड मींस पर्टिकुलर। ये स्पेसिफिक रेट कह रहे हैं, इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम का ही रेट है, तो स्पेसिफिक है। बेटा हमने कहा था रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये चैप्टर में भी आगे आएगा कंसंट्रेशन की कुछ पावर हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 समवॉट, वॉट एवर बी द पावर, उसका भी अभी मतलब नहीं है। ये बेसिकली चैप्टर का सेकेंड हिस्सा या कल का टॉपिक हो जाएगा, ऑर्डर है। तो कंसंट्रेशन और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और बच्चों यहां ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाएं, बेटा अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट के, विच इज टर्म्ड एज रेट कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट के इज टर्म्ड एज रेट कांस्टेंट, यानी अ कांस्टेंट इन द रेट लॉ स्टेप। रेट लॉ स्टेप जो है, जो केमिस्ट्री का स्लोएस्ट स्टेप कहलाता है, उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने 11th में थोड़ा सा सुना होगा कि कोई भी अगर रिएक्शन चल रही है, मैं आपको रिवाइज करा दूं एक पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट ने दिया था, गुल्डबर्ग एंड वेग ने। फिलहाल इस साल इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या था कि अगर कोई दो चीजें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के एक्टिव मास के मल्टीपल के प्रोपोर्शन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों के एक्टिव मास का मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो यहां हमने इन दोनों को एक ही टर्म से अभी फिलहाल लिख दिया है सी, और अगर 2, 3 जो भी हैं उनको पावर दिखा दिया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हमारा ये सेंटेंस आया था। ऑब्वियसली इस सेंटेंस में प्रोपोर्शनैलिटी की जगह के लगाया जाता है, और इसी के को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट। तो अगर कोई कहना डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो बेसिकली आपको क्या कहना है, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ रेट लॉ स्टेप। रेट लॉ स्टेप का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे कहते हैं। ये हुआ पहली डेफिनेशन। अब बेटा अगर सोच के देखिए, अगर कंसंट्रेशन यहां 1 हो जाए, अगर कंसंट्रेशन यहां 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी हो, c की पावर n था, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, चाहे 0 हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो रेट के इक्वल आ गया। यानी ये जो रेट, जो कल तक हमने कहा था लगातार बदलता रहता है, तो कल हमने ये भी कहा था कि रेट हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, जिस पॉइंट पे रेट निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देंगे, और अब हम ये कह रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इस समय कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। बेटा अगर ये 1 मोल पर लीटर है तो इस समय का हमने रेट निकाल लिया, कंसंट्रेशन टाइम के स्लोप से रेट आता है, रेट आ गया। अब जो भी रेट आया है वही रेट कांस्टेंट है, इसीलिए तो इसे कहा स्पेसिफिक रेट। यानी है तो ये भी रेट ही, लेकिन हमेशा का रेट नहीं है। यहां का रेट और रेट कांस्टेंट अलग अलग आएंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहां का रेट और रेट कांस्टेंट अलग अलग आएंगे, इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यहां पे जो भी रेट आया है वही रेट कांस्टेंट है न्यूमेरिकली। यूनिट्स की बात अभी भी नहीं हो रही, याद रखना, अभी भी यूनिट्स की बात नहीं हो रही, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? दो डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन, इट इज रेट या इट इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ स्टेप। इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ स्टेप, पहला पॉइंट। या फिर सेकंड डेफिनेशन, इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या आ गई बेटा, इट इज numerically the rate of reaction when the concentration is unity। जब concentration 1 होता है उस समय का जो भी रेट होता है बेटा वही रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहलाता है। इट इज द
रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ही है, लेकिन हर टाइम का रेट अलग अलग है। जिस समय बेटा कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, उस समय का जो रेट आएगा, उस रेट को हम कहेंगे, उस रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को कहेंगे रेट कांस्टेंट। तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आया। नाउ ये रेट कांस्टेंट बेटा क्या सिग्निफाई करता है? एक तो इसका सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए ना, कि रेट कांस्टेंट है तो पता क्या चल रहा है। तो बच्चों जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है, मोर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फार्दर एंड फास्टर द रिएक्शन, उतनी रिएक्शन तेज चलती है, देर तक चलती है। ये अभी डायरेक्ट याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन बहुत आया है कि मोर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट सिग्निफाई फास्टेस्ट एंड फार्दर, तेज भी चलेगी और देर तक भी चलेगी, फास्टर एंड फार्दर द रिएक्शन। अब बेटा ये रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से आप बदल सकते हो और कैटलिस्ट से। दो चीजें रेट कांस्टेंट बदल लेती हैं, या दो को बदलने से रेट कांस्टेंट बदला जा सकता है। वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज कैटलिस्ट, एंड दोनों का ही इंपैक्ट एक ही इक्वेशन से दिया जाता है, विच इज टर्म्ड एज अर्हीनियस इक्वेशन। तो बच्चों अर्हीनियस इक्वेशन से हम बता सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन से दोनों का इम्पैक्ट आ जाता है। 2021 के बोर्ड में ये इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, बट आपको पता होगा तो ये इक्वेशन केमिस्ट्री में हर चैप्टर पे लग सकती है, ऑलमोस्ट फिजिकल के सारे चैप्टर पे। तो इसलिए इसको छोड़ना बहुत मतलब एक समझदारी वाली बात नहीं है। तो ये अर्हीनियस इक्वेशन है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e अपॉन RT। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज अर्हीनियस इक्वेशन। इस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। और सॉलिड स्टेट तक में ये इक्वेशन है कि स्कॉटकी डिफेक्ट कितने हैं, इसी इक्वेशन से निकाल के दिखाते हैं। बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी वांट ऑफ इक्वेशन इसी की डिराइव फॉर्म्ड है, जिसमें हम टेम्परेचर का इंपैक्ट बताते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो इसलिए इस इक्वेशन को पढ़ना जरूरी है। बेटा ये इक्वेशन है k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e अपॉन RT। तो पहले सारे टर्म पहचान लेते हैं। व्हाट इज k? ऑब्वियसली k इज रेट कांस्टेंट। तो ये k तो हमें क्लियर है, इट इज बेसिकली रेट कांस्टेंट। व्हाट इज a? a क्या है बच्चों? a बेसिकली कहलाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। याद रखना, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। इसे कुछ लोग प्री एक्सपोनेंशियल टर्म भी कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, उससे पहले आ रहा है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। ऑब्वियसली ए से डिनोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अर्हीनियस का तो नाम आना ही है। अर्हीनियस पैरामीटर कह लीजिए, अर्हीनियस पैरामीटर्स हैं ये, ठीक है। ये ए अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली एक्सपोनेंशियल टर्म यूनिटलेस होता है, तो के और ए एक ही चीजें हैं, क्योंकि इक्वल टू के इधर और इधर एक ही चीज होंगी। बेसिकली के की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए है। तो ए होता है कि जिस समय 100% इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, उस समय का रेट क्या होगा, वो रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन छोड़िए, अभी आपको इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल है। बेटा टी में जरा ध्यान रखना, ऑलवेज प्लेस दिस टेम्परेचर इन केल्विन। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री में जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे टेम्परेचर केल्विन में ही रखेंगे, कभी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखेंगे। व्हाट इज EA? ऑब्वियसली इट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या हम इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों इसकी लॉग फॉर्म क्या आएगी? तो लॉग फॉर्म आ गई k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ए अपॉन RT। इतना लॉग लेना तो आता होगा, आई होप सो आपको। लॉग लेना कैसे है? लेफ्ट हैंड साइड हो गया लॉग के, बेटा ये हो गया लॉग के, ठीक है। चाहे आप विद द बेस 10 लीजिए, नेचुरल लॉग लिखें, व्हाटएवर। ये हो गया बेटा लॉग ए।
जो पावर होती है उठ के बाहर आ जाती है, तो माइनस ई अपॉन आर टी ये आ गया। ये अगर लॉग विद द बेस ई है तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है। एनीथिंग लॉग में अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो 1 हो जाता है, तो ये टर्म तो हट गया, इसको हटा सकते हैं, ये 1 हो गया। तो ये इक्वेशन अभी बची है। और लॉग टेबल जो हमें अवेलेबल होती है एग्जामिनेशन में या हमें मालूम है वो विद द बेस 10 होती है, और इसका कन्वर्जन टर्म जो है वो 2.303 है। तो इस ई को हटाएंगे तो यहाँ 2.303 मल्टीप्लाई होगा, इस ई को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ई को हटाया, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड किया, तो बेटा ये आ गया log with the base 10k is equal to log with the base 10a और EA अपॉन 2.303 RT ये आया है। This one is the log form of Arrhenius equation। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं। वो क्वेश्चन है कि टेम्परेचर और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। आई होप सो आपको दिख रहा हो, टेम्परेचर और के आपस में डायरेक्टली है या इनवर्सली? सर इनवर्सली है। सर डायरेक्टली है। वेरी गुड बेटा, डायरेक्टली है। मैंने कहा था गलती करते हैं अधिकतर बच्चे। बेटा क्यों गलती करते हैं ना, ऐसे करके हम खुद बताते हैं ये तो उसे लगता है ये इनवर्स हो गया। ध्यान से देखो ये माइनस साइन है। बेटा ऐसे सोचिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म कम हो जाएगा, डिवाइड में ज्यादा है। ये टर्म कम हो जाएगा तो इसमें से कम घटाना पड़ेगा। जब इसमें से कम माइनस करेंगे तो के का आंसर ज्यादा आएगा। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो के का आंसर ज्यादा आ रहा है, इसलिए टेम्परेचर और के डायरेक्टली है। टेम्परेचर और के डायरेक्टली। अब बात कर रहे हैं ईए और के, एक्टिवेशन एनर्जी और के, ये कैसे हैं? आई होप सो अब आपका आंसर सही आए। एक्टिवेशन एनर्जी और के आपस में इनवर्सली हैं। क्यों इनवर्सली हैं? तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि टेम्परेचर एंड के एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड के। ठीक है, दोबारा ही लिख दें इसे। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी एंड के ये ऐसे है। अब आपको याद अगर आ गया हो तो बेसिकली, अरे भैया के है तो रेट ही, भले ही कंसेंट्रेशन 1 है, उस समय का रेट है तो रेट ना। तो टेम्परेचर और रेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और के है तो रेट ही। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जितना बैरियर ऊपर होगा भागने वाले कम होंगे, तो एक्टिवेशन और के इनवर्सली, टेम्परेचर और के डायरेक्टली है। अब हम अगर इसकी बात करें ग्राफ के हिसाब से, जो कि बहुत फेवरेट है कंपटीशन लेवल का, बेटा साफ दिख रहा है ये ग्राफ हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस सी में आएगा। ये आई होप सो आपको मालूम है। y मैं इसी में लिख देता हूं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी अगर कहीं होता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और उस ग्राफ में यहाँ y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। अगर मैंने यहाँ m प्लस लिखा है तो स्लोप पॉजिटिव दिखता है, ये स्लोप होता है, और ये इंटरसेप्ट होता है। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक c है। तो बेसिकली व्हाट इज इंटरसेप्ट? जब x एक्सिस की वैल्यू 0 है उस समय y एक्सिस की इनिशियल वैल्यू इंटरसेप्ट कहलाती है। जिस समय x कुछ नहीं था उस समय y कुछ था, वो उसकी वैल्यू है इंटरसेप्ट। तो c और y एक ही चीज है, c और y एक ही चीज है, बस ये जो c है वो y की आप इनिशियल वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ही कहेंगे। इट मे बी द मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे यहाँ y की मिनिमम वैल्यू है क्योंकि बाद में बढ़ रही है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हमें यहाँ कहना चाहिए था y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं, मुझे यहाँ y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करना था। तो बेटा ये आ गया y एक्सिस, ये x एक्सिस। इस समय स्लोप नेगेटिव है, ऐसा स्लोप आएगा। ये इंटरसेप्ट आ गया, यहां से यहां तक c आ गया, ये स्लोप है। बेटा ग्राफ में तो हम m ही लिखेंगे स्लोप को, हाँ मैथमेटिकली कहीं और लिखना है तो माइनस m लिखेंगे। स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ में हमें दिख ही रहा है स्लोप इज नेगेटिव।
तो ये आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे log k, बेसिकली ये एक्सिस है log k की, ठीक है। log k की ये एक्सिस चल रही है टेम्परेचर इन, सॉरी 1 टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में ग्राफ है। ध्यान देना, log k और 1 टेम्परेचर का ग्राफ है, और ये इन दोनों के ग्राफ के बाद ये आपका -m स्लोप है EA/2.303 r, और यहां ये इंटरसेप्ट किया है, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू log a है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो a है ये k ही है, बस k की ये इनिशियल वैल्यू कह लीजिए, या ये कह लीजिए मैक्सिमम वैल्यू है, और बाद में ये वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप सो ग्राफ क्लियर हो। बोलो बच्चों, ग्राफ में कोई डाउट है? नो सर। ओ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बेटा दो अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे करेंगे, यानी ये लिखा है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। ये हमारी इक्वेशन थी। शुरू में हमने कहा टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था। अगर बच्चों हमने टेम्परेचर बदल के T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट बदल के K2 हो जाएगा। ओके, तो ये दो इक्वेशन थी, तो टेम्परेचर T2 तो ये K2 हो गया। अब हमने कहा कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके नेट इक्वेशन बता दें, तो इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे तो log K2 माइनस log K1, आई होप सो log में इतना आपको पता है, log K2 माइनस K1 को हम लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1, और log A माइनस log A यानी log A अपॉन A, log A अपॉन A मीन्स log 1 0 होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। EA अपॉन 2.303 R को मैंने कॉमन लिया, ध्यान दो मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया है, सिर्फ EA अपॉन 2.303 R को कॉमन लिया है। हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे थे, तो फर्स्ट वाला प्लस का हो गया, सेकंड वाला माइनस का। समझ में आ गया मेरी बात, कि यहाँ माइनस साइन लगा है और सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/T1 ये T2। और इस इक्वेशन को आप चाहो तो एलसीएम लेके फाइनली याद ये करना है, log K2 विद द बेस 10 है, ठीक है, इक्वल्स टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R, एलसीएम लेके T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, और टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे, इन जनरल है ये, इन जनरल 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट अधिकतर डबल हो जाते हैं, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो इस चीज को बायो वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बायो में है डिटेल, इसका Q10 कहा जाता है, और केमिस्ट्री में से कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बायो में ना फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं ये है Q10 की वैल्यू, इसलिए कहा। केमिस्ट्री में सिंपल क्या है, रिएक्शन जब पढ़ी जाती हैं तो ये कहते हैं कि 10 डिग्री का इंपैक्ट बताओ। 10 डिग्री मतलब टेम्परेचर में 10 डिग्री चेंज करेंगे तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, टेम्परेचर में 10 डिग्री चेंज करने पे रेट जनरली डबल से ट्रिपल हो जाता है। यानी अगर यहाँ डिफरेंस 10 है, ठीक है, तो इन जनरल K2 जो है K1 से कभी कभी दुगना कभी कभी तिगना वैसे आएगा। बट ये चीज अब हमारे कोर्स में इस साल एग्जाम में नहीं आएगी, इस साल उन्होंने इसे एक्सक्लूड कर दिया है, कोर्स से हटाया है। अगर कैटलिस्ट का इंपैक्ट देखना होता तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कैटलिस्ट के इंपैक्ट की बच्चों, तो ये आएगा log K2 अपॉन K1। कैटलिस्ट है तो भी आपको यही करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। बेटा जब सेकेंड माइनस फर्स्ट आप करेंगे तो EA2 माइनस EA1, वो माइनस EA1 वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ वही पुराना जो भी है 2.303 RT। और अगर टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों डालें तो ये भी लिखा जाएगा और ये भी लिखा जाएगा टेम्परेचर की जगह। तो ये दो अलग अलग इक्वेशन आपके हैं, वन इज रिलेटेड टू impact of temperature on rate constant and other is impact of catalyst on rate constant। दोनों क्लियर है? यस सर।
वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है मतलब, ठीक है। नो अब सर, के की, हाँ बेटा पूछो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब के की यूनिट इसमें रह गई है कि के की यूनिट क्या आएगी। के की यूनिट एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करेगी, तो हम पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे, फिर के की यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक एकदम नया है, अब टाइम 5-10 मिनट है तो हो गई नहीं, तो हम कल से पढ़ेंगे उसको। और बेटा आपको मैंने बता दिया, फिर सुन लीजिए कि एक बैच मेरा चल रहा है 3 to 4 भी, मतलब 3 to 4 कहने मतलब 3:15 to 4 होता है वो, और उसमें हेलो एल्केन एंड एरीन खत्म हुआ है अभी अभी। हेलो एल्केन एंड एरीन खत्म हुआ है, मतलब अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसके वीडियोस दे दिए जाएंगे, आप उसको कॉपरेट कर लेंगे, 10-12 से ज्यादा नहीं है। और कोशिश करिए उसके वीडियो देखने की, और अगर आप 12th के बच्चे हैं और आपको ये मालूम है कि बोर्ड्स होंगे होंगे कैसे ना कैसे, जैसे सिचुएशंस आ रही हैं एग्जाम, बोर्ड्स हो ना हो, नॉलेज के लिए हम पढ़ते हैं मेनली, तो हमें पढ़ाई जो करनी है, अगर आप चाहें तो इस बैच में भी आ सकते हैं। शीट्स दोनों की पहुंच रही होंगी, आपकी भी पहुंच रही होंगी, 5 क्वेश्चन की जो पहुंचती हैं, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी भी लाइव क्लासेस भी दे सकते हैं, इसकी भी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप इंटरेस्ट शो करिए, हम डबल इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। नो सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रख रहे हैं, इसको रिपीट करके देखिएगा और जो भी डाउट हो बताइएगा। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।